नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। वैसे तो पूरे यूपी में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी का माहौल है, लेकिन मथुरा के वृंदावन का चुनावी रुख अलग ही है। यहां एक तबका ऐसा है जिसे वादों पर भरोसा नहीं है। बता दें कि वृंदावन की विधवाएं जिनमें उम्मीद पूरी ना होने की निराशा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मौसम में नेता हर किसी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक तबका अब भी गुमनामी में जी रहा है। ये हैं वृंदावन की विधवाएं। पहले इन्हें परिवार ने छोड़ दिया और अब नेता भी सुध नहीं ले रहे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर रजिस्टर्ड वोटर नहीं है। घर बार छोड़ने के साथ इन्होंने अपनी पहचान भी छोड़ दी है। आखिरी बार वोट कब डाला था? आखिरी 8 साल की पहले से पकड़ो तो, जब से नहीं है। नहीं, जब से नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार बन रही है तो उसमें आपका भी एक वोट होना चाहिए? हाँ, तो वो लगता था सही, पर इधर किसको बोलना अपन। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा लोकसभा सीट के वृंदावन, गोवर्धन और राधा कुंड में 10 से 12,000 विधवाएं रहती हैं। इनमें 10% से भी कम के पास वोटर आईडी कार्ड है। मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किए जाने से ज्यादातर विधवाएं बेपरवाह हैं। उनका मानना है कि सत्ता में कोई भी आए, उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। लेकिन कुछ महिलाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा न होने का मलाल है। मैं यहाँ राष्ट्र का हूँ, मेरे देने का हक है। हाँ, देना चाहिए, जरूर बनना चाहिए मेरे आईडी कार्ड यहाँ का। ज्यादातर महिलाएं क्या तो भीख मांगती हैं, या मंदिर के बाहर भंडारे का इंतजार करती हैं, या फिर महज 20 रुपये के लिए घंटों गाती हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड से आई हैं। उन्हें घर वालों ने छोड़ दिया। वृंदावन में उन्हें जिंदा रहने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। विधवाएं संगठन के रूप में लामबंद नहीं है, लिहाजा ये राजनीतिक दलों का वोट बैंक भी नहीं है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनमें वोटर आईडी कार्ड बनवाने की ताकत भी नहीं बची है। कह सकते हैं कि उन्हें बची हुई जिंदगी बिना किसी पहचान के बितानी पड़ रही है। चुनाव होने वाली है, जानती हूँ, सब सुना है। बंगाल की अवस्था तो बहुत गंभीर है, वो भी तो पता है। 80 साल उम्र हमारा, कितना दिन जीऊंगी? सरकार की ये लूंगी, जितना दिन हम सरकार की ये सब घूमूंगी, उससे तो अच्छा है बैठे बैठे नाम करूंगी। विधवाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ का कहना है कि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं और काम ज्यादा। मैत्री एनजीओ ने मशहूर टीवी शो सत्यमेव जयते में विधवाओं की दुर्दशा का जिक्र किया था। ये संस्था करीब 400 विधवाओं के लिए काम करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाने में नाकाम रही है। Unfortunately, just about 5 to 7% maybe, but that also we've tried and we've not succeeded. They are all very, very aware of what is going on in the country. It would help if the government was to recognize that this community exists in reality and they could be provided the support that they need. निजी और सरकारी आश्रमों से बाहर कई विधवाएं तंग घरों में रहती हैं। वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती। फिर एक दिन वहीं उनकी सांसें बंद हो जाती हैं। कईयों के सिर पर तो छत भी नहीं होती। हालात से समझौता करना उनकी मजबूरी है, जिससे बाहर निकलना आसान भी नहीं। Dignified life we provide. We just go and see there is one Krishna Kutir is made by Menaka ji. Nobody wants to go there. Even that time it was difficult to call them, please आप इधर रहिए,
आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, यहाँ आने को तैयार नहीं है। दे लव टू स्टे इन दिस प्लेस ओनली वेयर दे आर लिविंग दैट कंजेस्टेड एरिया। वजह जो भी हो, हकीकत ये है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में करीब 97 करोड़ वोटर हैं, लेकिन इन कुछ एक हजार महिलाओं की किस्मत शायद कभी नहीं बदलेगी। लिहाजा 4 जून को केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी बने, इन महिलाओं की जिंदगी में शायद ही कोई बदलाव आए। यूपी के सहारनपुर में सियासी जंग तेज है। यहां लोकसभा चुनाव का प्रचार रोमांच मुहाने पर पहुंच चुका है। पिछली बार बीएसपी ने यह सीट जीती थी। सहारनपुर सीट के दायरे में दलित और मुस्लिम वोटर तकरीबन 64% हैं। माजिद अली बीएसपी उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस से इमरान मसूद ताल ठोकने के लिए मैदान में उतरे हैं, जबकि बीजेपी से राघव लखन पाल शर्मा मैदान में डटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में सहारनपुर का अहम स्थान है। सहारनपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सहारनपुर, सहारनपुर ग्रामीण, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और बेहट है। 2019 में सहारनपुर सीट बीएसपी ने जीती थी। सहारनपुर लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर तकरीबन 64% हैं। इस बार बीएसपी ने सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है। राघव लखनपाल शर्मा 2014 में सहारनपुर के सांसद चुने गए थे। बीजेपी उम्मीदवार क्षेत्र में लोगों का वोट पाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर भरोसा कर रही है। हमारा मुद्दा हमेशा विकास रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य किया है, उसमें सभी वर्गों के लोगों को लाभकारी जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया है और बिना उसमें कोई भेदभाव किए। तो उसी के नाते हम पुनः फील्ड में जाकर लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही, साथ के साथ सहारनपुर की सीट भी हम जीते, यहाँ भी कमल का फूल खिले। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद संविधान बचाने की दुहाई लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, परिवर्तन का चुनाव है और ये संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो देश के अंदर जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा कुठाराघात है जब ये इस प्रकार के बयान आने का काम होता है कि साहब हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो, या हम पर केशवानंद भारती केस अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हम संविधान में संशोधन नहीं, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। तब हम लोगों को जो संविधान के प्रति आस्थावान लोग हैं बहुत, उनको बड़ा कष्ट होता है। बीएसपी पर चुनावों में बीजेपी की मदद के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सहारनपुर से बीएसपी उम्मीदवार इस बात को सिरे से नकार रही हैं। बी टीम कौन है वो खुद देख लो। अगर कांग्रेस को पहले टिकट बहुजन समाज पार्टी ने ऑलरेडी यहाँ कर दिया था, उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो बी टीम का काम तो वो कर रहे क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ नुकसान पहुंचाना चाह रहे बसपा के कैंडिडेट को। बताओ उनके पास वोट कहाँ से आएगा? कोई वोट है क्या उनके पास? चुनाव लड़े हुए मेरे से पीछे चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि इस जिले में किसी के पास वोट नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है या भाजपा का वोट है, और किसी का तो वोट ही नहीं है। तो मेरी अपील है सहारनपुर की पूरी आवाम से कि अपने वोट को खराब ना करे, जाया ना करे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे और जीत दर्ज करे। अब चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। इसको देखते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता काफी सक्रिय हो गए हैं। देखिए, सहारनपुर के साथ साथ पूरे मंडल में हमारी 3 सीट है, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। यहाँ पर निश्चित तौर से गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जीतने वाला है। हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ मिल करके, जिसमें हिंदू मुस्लिम और हमारे जो दलित साथी हैं, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के सभी लोग हमारे साथ दल बल के साथ लगे हुए हैं। और इस बार बहुत ही सहारनपुर तो आप बहुत ही बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। सहारनपुर 100% भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 2019 के बाद 19 से इस बार बहुत अच्छा माहौल है, हर जाति धर्म का वोट मिल रहा है
और विशेष तौर से अपने दलित समाज का और मुस्लिम समाज का भी अब की बार समर्थन है। सहारनपुर में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। महाराज की सियासी बयार में गर्मा चुकी है। बता दें कि गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रिजर्व सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक की आस में है। बीजेपी के अशोक नेते विपक्षी उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस से डॉक्टर नामदेव राव पूरे दम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना। तब से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 1 बार और बीजेपी ने 2 बार जीत हासिल की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र के कुल वोटरों में से 30.1% अनुसूचित जनजाति समुदाय की है। इस सीट के तहत गढ़चिरौली जिले के 3, चंद्रपुर जिले के 2 और गोंदिया जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। बीजेपी के अशोक नेते इस सीट से 2014 से मौजूदा सांसद हैं। उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नामदेव को चुनावी मैदान में उतारा है। लोगों को पता चल गया कि इनको कोई भी विकास काम नहीं है, कोई भी गांव को इन्होंने निधि दिया नहीं है, कोई भी विकास के काम किया नहीं है और संसद में भी हमारे सवाल उठाते नहीं है। ये पब्लिक को पता चल गया है। इसलिए पूरे पब्लिक का कल अभी जो उसका वेव जो है वो अभी नए कैंडिडेट की तरफ है और सबको ऐसा लगता है कि नया कैंडिडेट होना चाहिए, लिखा पढ़ा अच्छा होना चाहिए, उच्च शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे सवाल वहां संसद में उठा सके। इसलिए अभी हमको कोई डर नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। अशोक नेते कांग्रेस उम्मीदवार के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 साल में किए गए विकास के कामों के आधार पर वोट मांगेंगे। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, मेरे बारे में कोई भी मुद्दे नहीं है और उनको कहना है अगर किसी सामने के प्रत्याशी को उम्मीदवार को अगर बदनाम करना है, हराना है तो उस दृष्टि से वो बोलेंगे, लेकिन जनता ये मानने वाली नहीं है। कि जनता को मालूम है कि मैंने 10 साल में क्या किया। ऐसे कई मुद्दे मैंने बताए, ये तो महत्व के मुद्दे आपको बताया। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे तो कई मुद्दे हैं जो मैंने काम किया। कुछ लोग इलाके में अशोक नेते की तरफ से किए गए विकास के कामों से खुश हैं, तो वहीं कई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं। बीजेपी के पक्ष में जाने वाली लड़त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 5 सालों में 2019 से लेकर अब तक के कोविड के टाइम से अगर अपन देखें तो कोविड के टाइम में खासदार साहब ने बहुत काम किए और उसके बाद भी कोविड के टाइम में ये जैसे रोड देख रहे हैं सर NH का, ये ऐसा पहले कुछ भी नहीं था सर। पहले गढ़चिरौली में ये चारों साइड में रोड का काम हुआ सर। मैंने तो खुद 20 साल उम्र तक के सर मैंने रेलवे नहीं देखा, कभी बैठा भी नहीं। हमारे गढ़चिरौली में पहली बार खासदार जी की वजह से रेलवे आ रही है। ये 10 साल में जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए था वो प्रमाण में युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। और वैसे तो हमारा काम है और हम ड्राइवर हूँ, टैक्सी यूनियन का भी मेरा काम है। और जो सरकार ने केंद्र सरकार में वो हिट एंड रन का कायदा पास किया था, उसके खिलाफ भी बहुत से बीजेपी के खिलाफ में इस बार लोगों का मत है और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग 3 बजे खत्म हो गई थी। इसके बावजूद इलाके में वोटिंग प्रतिशत 71.98 दर्ज किया गया। इस बार भी प्रशासन बेहतर वोटिंग प्रतिशत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार 75% से भी ज़्यादा मतदान हो। इसके लिए हमने मतदान केंद्र में सभी व्यवस्था की है। जो आयोग की तरफ से 5 मिनिमम फैसिलिटी जो बताई गई वो सभी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। आगामी पीरियड में जो हीट वेव का प्रेडिक्शन बताया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सभी मतदान केंद्र में पंडाल की व्यवस्था की है, ताकि मतदार को धूप में लाइन में जो खड़े रहेंगे उसको किसी को मतदार को भी
धूप में खड़े रहने की जरूरत ना पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए गढ़चिरौली जिले में 948 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 428 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान पे स्थित हैं और वो सभी बूथ को क्रिटिकल पोलिंग बूथ करके डिक्लेयर किया है और इन सभी बूथ पे हम केंद्रीय राखी पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात करने वाले हैं। बाहर से हमें कुछ 40 केंद्रीय राखी पुलिस बल की टुकड़ियां इलेक्शन के लिए आने वाली हैं, जिनको हम इलेबोरेटली पूरे जिले में डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसके कारण हमें उम्मीद है कि इस बार की इलेक्शन हम शांततामय वातावरण में करा पाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना जिले में पोलिंग स्टेशनों तक ईवीएम और पोलिंग एजेंटों को ले जाने में मदद करेगी। हमें बाहर से इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ चॉपर्स मिलने वाले हैं इलेक्शंस कराने के लिए। कुछ ठिकाने हैं जहां पे हम पोलिंग पार्टीज और ईवीएम्स को हम बाई चॉपर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बाई चॉपर इंडक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो चॉपर्स मिलने वाले हैं उसकी हम वर्कआउट फर्दर शुरू है। किस किस जगह पे हम चॉपर से ईवीएम पार्टीज और पोलिंग पार्टीज को भेजेंगे ईवीएम के साथ, उसकी फाइन ट्यूनिंग अभी चालू है। अगले एक हफ्ते में वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के राजौरी में चुनावी हलचल का माहौल है। यहां तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। पीओके के नजदीक होने से यह इलाका काफी संवेदनशील है, लिहाजा प्रशासन के लिए यहां शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनौती है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव करीब आते ही जम्मू कश्मीर प्रशासन राजौरी जिले में चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला पीओके के नजदीक होने की वजह से काफी संवेदनशील है। पहले कई बार चुनावी काल में सीमा पार से फायरिंग हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी जिला प्रशासन मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हमारे पास 22 विलेजेस हैं और 20 पंचायतें हैं। इसमें से 45 पोलिंग लोकेशंस हमारी बॉर्डर पे पड़ती हैं, जिसके लिए हमने स्पेशल एरिया प्लान बनाया है। 45 लोकेशंस ऑल्टरनेट लोकेशंस हमने देख के रखी हुई हैं, जिसके लिए व्हीकल्स, मेडिकल सुविधा, फ्लैग मार्च ऑफ आर्मी, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ये सब वहाँ पर हमने इंतज़ाम किया हुआ है। 45 से ज़्यादा व्हीकल्स हमारी वहाँ पर स्टैंडर्ड होंगी अदर देन एम्बुलेंसेस। तो हमने इंतज़ाम पूरा किया है। इन केस ऑफ शेलिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ एंड सिक्योर पोलिंग ओवर देयर। चुनाव अधिकारी मतदाताओं को और जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेना के अधिकारी भी रिहायशी इलाकों में फ्लैग मार्च और कैंप लगाने की योजना बना रहे हैं। उनके ऊपर भी हमारी नज़र है और स्वीप एक्टिविटीज़ भी हमने इंश्योर की है कि वहाँ बॉर्डर एरिया पे ज़्यादा हो, ताकि लोग जो हैं वो खुशी महसूस करें, फ्री महसूस करें, सेफ सिक्योर महसूस करें और पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर अलग अलग चरण में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल से 20 मई तक जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।